गोष्ठी थी आज जिस प्रकार से आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है, तो ये दिन मैं समझता हूँ कि भारत में जब तक भी लोकतंत्र रहेगा तब तक आपातकाल की चर्चा भी रहेगी। ये कांग्रेस का काला अध्याय है और जिस प्रकार से आपातकाल के दौर में जो कांग्रेस ने एक खूनी खेल जो खेला था वो लोगों के जेहन में हमेशा रहे। तो इसलिए हम लोग आज गोष्ठी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को बताया और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक अपनी बात को पहुँचाएंगे। सांसद जी, इटावा में जो एक कथावाचक के साथ हुआ है और उसमें अब राजनीति शुरू हो गई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो वहाँ के ऊपर जिस प्रकार से उस परिवार ने कानून हाथ में लिया ये गलत था। उनको कोई विषय था तो उसको तत्काल सूचना करना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर इटावा में इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो ये अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गृह क्षेत्र है। यह भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जरा देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। और तीसरा यह है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वह एक अपराधी जो अपना नाम छुपाकर और जो जहाँ के ऊपर घटना बताते हैं कि उससे घर के पड़ोस की एक लड़की को भी वो भगा के ले गया था। तो एक इस प्रकार का एक दुष्चरित्र आदमी और अपना नाम बदल कर यदि कहीं के ऊपर जाता है और उसको आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसको महिमा मंडित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में किया जाता है। तो ये तो इसी प्रकार के लोगों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि डाकू मंगेश यादव का भी लिए किस प्रकार से अखिलेश यादव चिल्ला रहे थे। स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कथा कहने का हक जो है सिर्फ ब्राह्मणों को है। कितना नहीं, कथा देखो, कथा कहने का व्यक्ति हर उसको है कि जो कथा को सुनता है, एक विषय। दूसरा ये है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण किसी के लिए जाति होगी, लेकिन मेरे नज़रों में ब्राह्मण वह है जो पढ़ा लिखा है, जो पूजा पाठ करता है, जो कर्म करता है। तो वो कुल मिलाकर वो ब्राह्मण है, वो किसी भी जाति में जन्मा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये हिंदू धर्म जो है छलावा है, ढोंग है। ये एक ब्राह्मण धर्म है जिसकी वजह से ही कई वर्गों के लोगों ने, कई मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन और तमाम ऐसे धर्मों में चले गए। देखो, जो ढोंग सनातन को कहता है वो खुद ही ढोल है। आप देखो, बजता ही रहता है। इटावा में कथावाचक के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, जैसा आप बता रहे, समाजवादी का षड्यंत्र इसमें संभावनाएं हैं, और जिस तरह से अखिलेश यादव वहां बुला के उसको सम्मानित करते हैं और जिस तरह से उन्होंने कैश के रूप में उन्होंने 21,000 का जो किस तरह से पूरा देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखो, इटावा के अंदर ये घटना हुई कैसे? वहाँ तो सांसद भी समाजवादी पार्टी का है, वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा वहीं जन्मा है, पूरा कुनबा वहीं रहता है। अगर वहाँ के ऊपर इस प्रकार की मानसिकता कैसे आई, कहाँ से आई, क्या कारण है भाई? तो निश्चित रूप से अगर इसका जांच होगी तो समाजवादी इसमें लिप्त पाए जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ये पीडीओ के खिलाफ षड्यंत्र भाजपा का पूरा किया गया। देखो, हमने वही कहा ना कि षड्यंत्र है, तो ये निश्चित रूप से जो षड्यंत्र कह रहा है तो ये षड्यंत्र के पीछे जरूर निकल के आएंगे, आप देख लेना। और भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को किसी प्रकार से टूटे, भाजपा ये कभी नहीं चाहती। भाजपा समाज को जोड़ना ही भाजपा का लक्ष्य है और हम लगातार समाज को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें, क्या कार्रवाई होगी अगर षड्यंत्र निकल के आता है? निश्चित रूप से देखो, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपने देखा अब तक जिस प्रकार से घटना की प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाए गए थे, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया था, उनको जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षा के खिलाफ जो है भाजपा लगातार साजिश कर रही है। स्कूलों की संख्या जिसमें 50 बच्चों से कम संख्या की जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि जागरूकता लाए जिससे कि बच्चों की संख्या में इजाफा हो। देखो, जिस प्रकार से जिले नकल सेंटर खोले थे समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा कोई भी एक नेता रहा होगा, उसका नाम होगा फलाने सिंह यादव, उसका एक स्कूल जरूर होगा। तो कुल मिलाकर जो स्कूल होगा, तो स्कूल में होता क्या होगा? कभी आप चले जाओ स्कूल में, जुलाई से लेकर अगर सितंबर अक्टूबर तक कभी वहाँ बच्चे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब परीक्षा होगी तो पूरे स्कूल में बच्चे आ रहे, कहाँ से आ रहे पता ही नहीं था। और उसमें किस प्रकार से कौन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, परीक्षा कोई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बोल बोल के पढ़ाया जा रहा है, सब हम लोगों ने देखा है। इन जिलों में तो सबने ही देखा है। तो ये नकल से शिक्षा को बर्बाद करने वाले यह लोग आज जब शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से, खासकर प्राइमरी शिक्षा को, आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक शिक्षा का गांव-गांव माहौल बना है। आज अध्यापक जाते हैं पढ़ाने, पहले इनके समय पर तो अध्यापक जाते ही नहीं थे। आज बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, बच्चों को फीस में, बच्चों को क्या नाम ड्रेस मिलती है, बच्चों को कापी किताब मिलता है, बच्चों को सारी चिंता सरकार करती है, जूते मोजे देती है, यहाँ तक कि सर्दियों में स्वेटर भी देती है। तो निश्चित रूप से एक पढ़ाई का माहौल बन रहा है। तो मैं समझता हूँ शायद ये अच्छा नहीं लगता। 5,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने
देखो, अब जहाँ के ऊपर बच्चे नहीं हैं, जहाँ के ऊपर शिक्षक नहीं हैं, तो ऐसे स्कूलों को खोलने का अर्थ भी क्या है? तो जरूर आसपास के, लेकिन उसमें जो कहा गया है कि जो पास के जो स्कूल हैं तो उनसे उनको मर्ज किया जाए, तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। आज एक विद्यालय में आपने कई विद्यालय देखे होंगे, वहाँ 12 बच्चे हैं और एक अध्यापक है। कई जगह आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चे क्या नाम 50 हैं, अध्यापक एको नहीं है। और फिर कई जगह तो आपने ये देखा होगा बच्चे 5 हैं, अध्यापक 4 हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके शिक्षा का माहौल और अच्छा बनाया जा सकता है, और खासकर वह गरीबों के बच्चे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ता है? प्राइमरी में कोई अखिलेश यादव का बच्चा नहीं पढ़ता है, उनकी बिटिया तो लंदन में पढ़ रही है। प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और उन गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वह भी ये लंदन पढ़ने जैसे लोगों के बराबर पढ़ाई कर पाए, तो ये हमारी सरकार की सोच है। लेकिन सर, इसके लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल भी तो जिम्मेदार है। एक सरकारी स्कूल के आसपास देगी तो दर्जनों प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे। आपकी सरकार में तमाम स्कूलों को मान्यता दी जाएगी। देखो, ये प्राइमरी स्कूल क्यों बढ़े? ये प्राइमरी स्कूल क्या हमारी सरकार में आए क्या? ये प्राइमरी स्कूल तो तभी जब शिक्षा को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, खासकर समाजवादी पार्टी ने लंबा समय इनके पास रहा। उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को आपने सबने देखा होगा। हम लोग तो चूंकि मैं कन्नौज से आता हूँ, आप लोग मैनपुरी से हो, आपने देखा नहीं था क्या कि जब इनके समय पर जब जो अध्यापक होते थे वो जाते ही नहीं थे। 5,000 10,000 रुपया केवल बीएसए को हर महीना पहुंचा देते थे, और एको दिन स्कूल झांकने नहीं जाते थे। यही उनकी रंगबाजी होती थी कि हम स्कूल जाते ही नहीं है, सैलरी पूरी पाते हैं। तो लेकिन आज ऐसा है क्या? आज उनको स्कूल जाना ही पड़ेगा, आज वहाँ हाजिरी लगानी ही पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। कितने दिन में कितने चैप्टर पढ़ाए, और इतने दिन तक बच्चों को इतनी जो एजुकेशन है कि नहीं, उसके समय समय पर उसका निरीक्षण भी होता रहता है। आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बन रहा है, और लेकिन ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने उस माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ा था, और यही कारण था ये शिक्षा माफियाओं से इनकी मिली भगत थी। इन्हीं कारण से जब प्राइमरी में शिक्षा कमजोर हो गई तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट स्कूल आए, नकल सेंटर खुले। अच्छा, शिक्षा के बारे में बात हो रही है तो एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बताए कि एक समय वो आएगा जब लोगों को इंग्लिश पढ़ने वाले लोग उसमें शर्म आएगी। किस तरह से देखते हैं कि शिक्षा में इंग्लिश की दूरी करने का वो इरादा है, या आगे प्रगति होने में देखो, रोक लगा? हम हमारे देश में जिस प्रकार से एक अंग्रेजी को एक खासकर आधुनिकता का प्रतीक माना गया है, तो उसके तहत कहीं ना कहीं हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा होगा किस प्रकार की मानसिकता हो गई। साहब दक्षिण में हिंदी का विरोध करेंगे लेकिन अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी का विरोध नहीं लेकिन हिंदी का विरोध करेंगे। और जबकि इस देश में यदि दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति यदि हिंदी नहीं जानता है, उसको नौकरी करने या अन्य किसी कार्यवश की उत्तर प्रदेश में आना पड़ गया, तो उसको संकट होगा कि नहीं होगा? शुभम शुक्ला जो है, तो अगर वो हिंदी बोलता होगा तो देश में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है, उसको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो इसलिए हमारी अपनी लोकल की भाषाएं भी, देखो हमारी लोकल की भाषाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। हम लोग कनौजिया हैं, हमारी कनौजिया भाषा बोली जाती है, आप लोगों की मैनपुरिया की भाषा वो थोड़ा टचिंग को अलग है, तो सबकी अलग अलग भाषाएं भी हैं। तो ये सारी अपनी भाषा से प्राइड, हमें अपनी भाषा पर जब गर्व होगा तो स्वाभाविक है अंग्रेजी को कौन पूछेगा। सर, शुभांशु शुक्ला जो मिशन एक्सोम 4 में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि एक बार जब हमारा मिशन फेल हो गया था और चंद्रयान हमारा जा नहीं पाया था, तो किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक और वो रोने लगे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचते हैं और उनको किस प्रकार से उनको एक ढांढस बनाते हैं और आगे अच्छा करने की उनको प्रेरणा देते हैं, और उससे उसको प्रेरणा भी मिलती है। और जो भी खर्चा होता है वो तो सरकार करती ही है, और आपने देखा कि अगली बार हम पहुंच जाते हैं, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम पहले देश बन जाते हैं। आज भारत के पास खुद का एयरलाइंस नहीं, पहली ऐसी देश है जहाँ पे भारत के सरकार के पास खुद का एयरलाइंस नहीं। अब देखो, बहुत सी चीज़ भारत में अब क्या व्यवस्था है आप भी जानते हो, और अगर हमारी देश की एयरलाइंस एयर इंडिया हुआ करती थी, लेकिन उसके किस प्रकार की उसकी हालत हो गए थे वो सभी को पता है। तो कुल मिलाकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आज के डेट में प्राइवेट में उनको अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छी उनको सारे मतलब तकनीकी रूप से भी अन्य चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि एक कारण होगा। संबंधित विभाग भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अगर वो जब एयरलाइन, कितने सारे नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं,
कितने सारे नए क्या नाम विमानों का भी, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, ये सब कितने सारे नए नए विमान भी सब खरीद रहे हैं। तो विमानों का मतलब कुल मिलाकर हवाई अड्डों का भी विस्तार हुआ है और उनका आधुनिकीकरण भी जिस प्रकार से हुआ है, तो इस सरकार ने बहुत इस क्षेत्र में काम किया है। आपने देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि आज की डेट में 15 से 16 करोड़ उड़ानें प्रतिवर्ष हिंदुस्तान के लोग बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे ना कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज तक पहुँचे, तो ही पहुँचा है, तो ही तो 15-16 करोड़ हो रहे हैं। नहीं, यही तो जनसंख्या जो कांग्रेस के समय पर 3-4 करोड़ से ज़्यादा थी ही नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इमरान मसूद कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। इस पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि अगर जो पीडीए में रहना चाहे वो रहे, वरना जा सकता है। देखो, अखिलेश यादव की मजबूरी है कि वो कांग्रेस की बैसाखी को इस्तेमाल उन्हें करना ही पड़ेगा। कांग्रेस के बगैर उनको मुसलमान वोट मिलने वाला नहीं है। अखिलेश अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अखिलेश से ज़्यादा तुष्टीकरण आज की डेट में वो कांग्रेस मुसलमानों का कर रही है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूमेगा, तो वही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते मोटरसाइकिल चलना दूसरा हो रहा है गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का। देखो, आप अगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब से अगर आप आज की पेट्रोलियम की कीमतों की यदि तुलना करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत जो महंगाई का जितना लोग ढोल बजाते हैं, महंगाई उतना नहीं है। और ये तो एक स्वाभाविक है कि हर समय के साथ साथ खर्चे बढ़ते हैं। तो खर्चों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन हमारे देश में तो होता नहीं है, बाहर देशों से आता है, जो ढुलाई का खर्चा, तमाम सारे खर्चे और उसके ऊपर टैक्स वैक्स मिलके, तो कुल मिलाकर जो मेरा कहने का मतलब कोई संतुलन जो 2014 से अगर अब तक देखा जाए, उस हिसाब से तेल की कीमतें संतुलित। एक आखिरी सवाल सर, कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कार्य को अपूर्ण बताते हुए वहाँ जाने से मना कर दिया था। वहीं अभी केदारेश्वर मंदिर यहाँ पे बनाया है इटावा में, जबकि उसका काम चल रहा है, वहाँ पूजा अर्चना चालू हो गई। तो किस तरह का दोहरा मापदंड है अखिलेश यादव का, उसके बारे में हम आपसे जाने। देखो, उसका राम मंदिर में न जाना सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण का एक के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। और फिर जब उनकी आस्था भी राम से नहीं है, ये वो स्पष्ट होती है। जो राम भक्तों के ऊपर जो गोली चलवा दें, तो उनकी कहाँ आस्था भगवान राम से हो सकती है। तो ना तो उनकी आस्था है, और दूसरा उनका वोट की कीमत वहाँ के ऊपर, क्योंकि वो जाएंगे तो शायद इस देश में मुसलमान उनसे उत्तर प्रदेश के नाराज ना हो जाए। इसलिए यही दो कारण हैं जिस कारण से मैं समझता हूँ। आस्था दिखाते हुए उन्होंने इटावा में ही भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिसका काम अभी जारी है, अपना आस्था दिखाते हुए। नहीं, देखो, ये उनको मजबूर कर दिया गया। आपने देखा होगा तो आज भी अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं कि हम ना मंदिर जाते हैं, ना डिम्पल मंदिर जाती हैं, ना हम पूजा करते हैं, ना डिम्पल पूजा करती हैं। तो ये कहा करते थे, तो आज ये मजबूर हो गए हैं मंदिर बनाने के लिए। तो ये देश में हिंदुओं की एकता का एक आकार। क्या भाजपा चाहती है सारे लोगों को मंदिर के उस लक्ष्य को बना के मंदिर जाने वाले लोग हिंदुत्व कहलाएगा, वही हिंदुत्व के मापदंड में आएंगे, इस टाइप का माहौल बनाना चाहिए? नहीं, हम कोई माहौल नहीं बनाना चाहते। हमारा तो इतना था कि देखो, जिस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर हुआ करता था, आपने देखा होगा पहले मुलायम सिंह के साथ में वो खुद टोपी लगाते थे, मुल्ला मुलायम कहलाते थे, और उसमें अपने आप को बड़ा उनका वो माना जाता था, मतलब वो खुद अपने को कहलवाते थे और अपने को अच्छा मानते थे। लेकिन आज उनका बेटा कोई मुल्ला भी बगल में ना खड़ा हो जाए तो इसकी चिंता करते हैं। तो अब देखो, मैंने कहा ना कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर खत्म हुआ, हिंदू तुष्टीकरण का दौर शुरू हुआ, यही हमने किया है। लगातार बिजली की दरें बढ़ रही हैं, हाँ, और बिजली मिल नहीं रही, किसान काफ़ी परेशान है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सोलर कितनी बड़ी है? तो देखो, अब बिजली का कहा ना कि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती है, तो उसकी महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन उसका एक जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और ख़ासकर जो घरों में जो सोलर पैनल जो लग रहे हैं, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने छूट दिया है, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में लोगों जिसने भी अब तक लगाया है, तो उससे यही चर्चा आ रही है कि उनके खर्चा बिजली का बहुत कम हो गया है, बहुत नॉमिनल पैसा ही उनको देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो अगली तैयारी है, वो लोगों की बिजली की ज़रूरत और अन्य माध्यमों से पूरी हो, इसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं।